प्रिय विद्यार्थियों, बीए भाग द्वितीय की इस व्याख्यान माला में आपका स्वागत है। आज हम एकांकी बहुत बड़ा सवाल जिसके लेखक मोहन राकेश हैं उस पर चर्चा करेंगे। पूर्व में हम इसके 2-3 बातों पर चर्चा कर चुके हैं। एकांकीकार का जो व्यक्तित्व है, कृतित्व है, और फिर इस एकांकी का क्या उद्देश्य है, और फिर एकांकी के मुख्य स्थल कौन से हैं। अब हम आते हैं एकांकी के तत्वों के आधार पर ये एकांकी कहाँ तक खरी उतरती है। यदि संपूर्ण रूप से देखें तो ये ऐसा लगता है कि एकांकी के तत्वों के आधार पे एक बहुत अच्छी एकांकियों में शामिल हो सकती है। तो आइए हम विभिन्न तत्वों पर विचार करते हुए इस एकांकी को समझने का प्रयास करते हैं। हम उदाहरण देते बहुत विस्तार से इस बात की चर्चा नहीं करेंगे। हम मुख्य बिंदु लेकर के आगे बढ़ेंगे। हम जानते हैं कि कथा वस्तु किसी भी एकांकी की जान होती है। वह ढांचा होता है जिस पे पूरी एकांकी जो है ऊपर की तरफ जाती है, अर्थात खड़ी रहती है। तो कथा वस्तु की खासियत ये होती है कि समय पर कथा वस्तु अपने विषय को उठाए और उस विषय पर आगे बढ़ते हुए, उस विषय को स्पष्ट करते हुए और उस विषय के बारे में जो निष्कर्ष निकलते हैं वो स्पष्ट करते हुए अपने समापन की तरफ जाए या अपने पूर्णता की तरफ जाए। और उस आधार पर ये कथानक पूरा उतरता है। हालांकि थोड़ा बड़ा है कथानक, तो पढ़ते समय या देखते समय जब अभिनय इसका किया जाएगा तो थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि बड़ा है, लेकिन विषय वस्तु को इस तरह से उठाया गया है, पात्रों के माध्यम से, उनकी गतिविधियों के माध्यम से, विभिन्न विषय जो उठाए गए हैं उनके माध्यम से, कि ये कथा वस्तु कहीं पर भी बिखरी हुई नहीं दिखाई देती। पूरी तरह एक दूसरे से कथा वस्तु के तंतु जुड़े हुए रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये कथा वस्तु एक कसावट भरी कथा वस्तु है और जो अपने उद्देश्य को लेकर के बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ते हैं। दूसरा बिंदु आता है पात्रों का और उनके चरित्र चित्रण का। जैसा कि जब कथा वस्तु की बात कर रहे थे तो एक बात मैंने कही थी कि इसमें पात्रों की संख्या थोड़ी अधिक है। एक एकांकी में यदि 6-7 पात्रों से अधिक पात्र होते हैं तो उन पात्रों को बांधे रखना मुश्किल काम हो जाता है। कथानक को बांधे रखना मुश्किल काम हो जाता है। लेकिन यहाँ पात्रों का चयन इस तरह से किया गया है कि संख्या अधिक होते हुए भी एकांकी के तंतु बिखरते नहीं हैं। दूसरा, इस तरह के विषय पर जो एकांकी लिखी जाती है उस एकांकी में कोई एक पात्र मुख्य पात्र के रूप में उभर करके नहीं आता है। बल्कि हर पात्र अपनी भूमिका को अच्छी तरह से निर्वहन करते हुए अपने चरित्र को स्पष्ट करता है।
और इस एकांकी में हालांकि लगभग 12 जो हैं पात्र हैं, जैसे राम भरोसे, श्याम भरोसे, कपूर, मनोरमा, गुरप्रीत, प्रेम प्रकाश, रमेश शर्मा, संतोष, दीनदयाल, सत्यपाल, सोहन इत्यादि इत्यादि। और इन पात्रों में 3 या 4 पात्र ऐसे हैं जो कि मुख्य रूप से भाग लेते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि दूसरे पात्र सुप्त हों, तो एक मध्यम वर्गीय और मध्यम वर्ग में भी निम्न मध्यम वर्गीय पात्रों को इसमें लिया गया है और उसी के आधार पर ये पात्र जो है हमको बात करते हुए दिखते हैं, अपने कार्यों को अंजाम देते हुए दिखते हैं। तो लेखक ने पात्रों का चरित्र चित्रण इस तरह से किया है, जैसे सेक्रेटरी बनाया है शर्मा जी को, सदस्य बनाया है मोहन को। तो सेक्रेटरी अपनी बात कहना चाहता है, सरकार की पोल खोलना चाहता है, सरकार की जो योजनाएं बनती हैं उन्हें योजनाओं से फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। तो मोहन असंतुष्ट व्यक्ति के रूप में दिखाया जाता है और वह असंतुष्ट व्यक्ति के रूप में ही अपनी सलाह भी देता है। फिर एक रमेश पात्र भी है जो इस समिति पर ही सवाल उठाता है। और वो आपस में एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन इन टांग खिंचाई करने के माध्यम से लेखक जो संदेश एकांकी के माध्यम से देना चाहता है, उस संदेश को देने में ये पात्र पूरी तरह से सफल रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि पात्र एवं चरित्र चित्रण की दृष्टि से एकांकीकार इस एकांकी में पूरी तरह से सफल रहा है। तीसरा आता है कथोपकथन या संवाद। यह एकांकी एक मीटिंग के रूप में चलती है और मीटिंग भी एक ऐसी समिति बनती है जो गरीबों के लिए काम करने की कोशिश कर रही होती है। सरकारी योजनाएं बनती हैं, उन योजनाओं से फ़ायदा लेने के लिए बनती है। और उसमें विभिन्न मुद्दे उठते हैं और जो पात्र जिस तरह का चरित्र लेकर के चलता है उसके मुख से वैसे ही संवाद बताए गए। टांग खिंचाई वाली बात होती है, संवादों में भी वो टांग खिंचाई हमको दिखाई देती है। आदर्श की बात जहाँ होती है वहाँ आदर्श की बात करता हुआ भी दिखाई देता है पात्र। और जहाँ किसी को ऊंचा नीचा दिखाना है वो भी करते हुए दिखाई देता है। यहाँ तक कि उस समिति के चपरासी जो हैं, उस संस्था के चपरासी जो हैं, वो भी अपनी बात को रखने से नहीं झिझकते। और चरित्र चित्रण का ऊपर जो सवाल आया है उसमें जिसका जैसा चरित्र उसी के अनुसार उसको फिर जवाब भी मिलता है। जैसे चपरासी जो है वो समिति के सदस्यों के सामने बोलते हुए दिखते हैं और वो भी व्यंग्य में। क्यों? क्योंकि उन सदस्यों का भी व्यवहार अच्छा नहीं है। वो भी अपने प्रति, समाज के प्रति, संस्था के प्रति ईमानदारी नहीं दिखाते हैं। क्योंकि समय पे कोई नहीं आया तो चपरासी भी जानता है कि वो समय पे नहीं आएगा तो हमें भी लेट होगी, देर से जाएंगे। तो उसी के अनुसार वार्तालाप भी इनका चलता है, संवाद भी इनके चलते हैं। और उन संवादों में सरल संवाद है, जहाँ कहीं आवश्यकता हुई है अन्य भाषाओं के शब्दों का प्रयोग भी किया गया है, स्थानीय शब्दों का प्रयोग भी है,
एक हल्की सरल हिंदी भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है। बीच बीच में इंग्लिश शब्दों का प्रयोग भी काफ़ी किया गया है। अगला है देश काल वातावरण। मीटिंग है, गरीब लोगों को आगे बढ़ाने के लिए मीटिंग है, तो वातावरण भी वैसा ही होना चाहिए। और मीटिंग के लिए स्थान कहाँ है उसका भी है। शायद ये कोई स्कूल है या ऐसी संस्था है जिसके किसी कमरे में ब्लैक बोर्ड वगैरह भी लगे हुए हैं, बच्चों के बैठने की डेस्कें भी हैं, तो उसी का प्रयोग किया गया है और लेखक ने उसको बड़ी अच्छी तरह से दिखाया। क्योंकि हम जानते हैं कि मीटिंग वगैरह के लिए टेबल कुर्सियाँ ज़रूरी है और कहीं आवश्यकता हुई तो बोर्ड की भी ज़रूरत पड़ सकती है। हालांकि होती नहीं है मीटिंग वगैरह में, लेकिन फिर भी। और वो सारा वातावरण यहाँ इसमें बहुत अच्छी तरह से बनाया गया है। और हमारे सामने एक चित्र सा बन जाता है, उभर करके आ जाता है। और फिर मीटिंग में संवादों के माध्यम से जो वातावरण बनता है वो भी उभर करके आ जाता है। और ये मीटिंग देश काल वातावरण है, अर्थात किस माहौल में हो रही है, किस जगह पे हो रही है, वो सारी इस एकांकी में उभर करके आ जाती है। भारत की है, भारत के गरीब तबके के लिए है। वो जो मीटिंग करने वाले हैं वो गरीब हैं या नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन बातें उन्हीं की हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि इस एकांकी में देश काल और वातावरण का पूरा ध्यान रखा गया है। भाषा शैली, जैसे चरित्र हैं उस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है। पात्रों के अनुसार भाषा का प्रयोग किया गया है, ये हम कह सकते हैं। फिर संवाद छोटे छोटे हैं, बड़े संवाद नहीं है। और यदि कहीं ज़्यादा भी बुलाया गया है तो वाक्य छोटे छोटे हैं। बड़े वाक्यों का प्रयोग इस एकांकी में बहुत आवश्यक होने पर ही किया गया है। शैली संक्षिप्त रखने की है, श्लेषात्मक शैली कह सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं बीच बीच में विवरणात्मक शैली का प्रयोग भी किया गया है। और संवादों से ऐसा भी लगता है बीच बीच में कि नाटकीय, जिसको हम कह सकते हैं, जो कि एकांकी के लिए आवश्यक, एकांकी के लिए एक आवश्यक तत्व है, उस शैली का भी प्रयोग किया गया है। एक महत्वपूर्ण सवाल आता है, जो अगला तत्व है, अभिनय और अभिनेता। अब देखिए, एकांकी तो एक अंक की होती है, ये तो हमें पता है, लेकिन इसमें दृश्य कई हो सकते हैं। इस एकांकी की खासियत ये है कि इसमें दृश्य भी एक ही है, और यदि दृश्य एक ही है, कम दृश्य है, तो उस एकांकी का मंचन उतना ही आसान हो जाता है। तो अंकों के लिहाज से और दृश्यों के लिहाज से एकांकी जो है अभिनय है। फिर दूसरी आती है जो पात्र दिए गए हैं और उनका चरित्र जिस तरह से यहाँ एकांकी में दिया गया है लेखक के द्वारा, क्या उन पात्रों के चरित्र का अभिनय, उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर अभिनय किया जाना आसान है? निश्चित तौर पर इस एकांकी में संवाद सरल हैं, पात्रों के अनुसार है, तो मंचन आसान है। इसके अलावा इस एकांकी में इनके द्वारा जो कार्य है, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो कि इन पात्रों के द्वारा किया जाना कठिन हो या जिसका मंचन किया जाना कठिन हो। कोई विशेष चीज़ की आवश्यकता पड़ती हो, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती। तो हम कह सकते हैं कि अभिनय और अभिनेता के लिहाज से ये एकांकी सक्षम है।
फिर रस भाव, तो इस पे चर्चा करनी बहुत, मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा आवश्यक है। रस तो है, क्योंकि बिना रस के आनंद नहीं आ सकता, लेकिन इस पे कौन सा एक रस है वो मैं तय नहीं कर पा रहा हूँ, और आप भी तय नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी कहीं कहीं हास्य रस होता है, कहीं कहीं जुगुप्सा भी हो जाती है। और एक आध जगह हो सकता है कहीं श्रृंगार भी थोड़ा बहुत भूले भटके आ गया। और एकांकी के लिहाज से ये रस उचित हैं। शांत रस होता तो हम कह सकते थे एकांकी सही नहीं है। तो रस भाव भी है, क्योंकि इसमें जो नाटक में एकांकी में जिस रस की आवश्यकता होती है वो रस इसमें हमें उपलब्ध मिलते हैं, उपस्थित मिलते हैं। फिर है ऊपर जैसे हमने अभिनय अभिनेता की बात की, उसी से जुड़ा हुआ एक तत्व और होता है संकलन त्रय। स्थान, कार्य और समय। स्थान, कार्य और समय, इन तीनों का ध्यान रखा जाना। कि ये एकांकी अभिनय किया जाना है तो क्या उसके लिए स्थान उचित है, या जो स्थान उपलब्ध है उस पे ये एकांकी मंचित की जा सकती है? हाँ, की जा सकती है। दूसरी है कार्य, कि जो कार्य एकांकी द्वारा में किया जाना है पात्रों के चरित्र को उजागर करने के लिए, क्या वो कार्य इस मंच पे कर सकते हैं? निश्चित रूप से हर कार्य संभव है, कठिन नहीं है, सरल है। और समय, कि जितना समय आपको उपलब्ध है उतने समय में एकांकी पूरी की जा सकती है या नहीं तो की जा सकती है। तो हम कह सकते हैं कि संकलन त्रय का इस एकांकी में पूरी तरह ध्यान रखा गया है, हालांकि थोड़ी सी लंबी है। एक सवाल उठता है अंतर्द्वंद्व का, जो अगला तत्व भी है। तो मेरा ये मानना है कि बिना अंतर्द्वंद्व के जीवन का कोई कार्य होता ही नहीं है, और इस एकांकी में भी है। कि कौन से मुद्दे उठाए जाएं, और वही अंतर्द्वंद्व बाहर भी आ जाते हैं, फिर वो द्वंद्व में परिवर्तित हो जाते हैं। जब अंतर्द्वंद्व बाहर आ जाता है तो वो द्वंद्व में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ भी है, सरकारी मुद्दों पर किस तरह से विरोध किया जाए या उनका किस तरह से उपयोग किया जाए योजनाओं का, उस पे भीतर भी लोगों के संघर्ष है और बाहर आपस में भी संघर्ष है। तो द्वंद्व का जहाँ तक सवाल है, इस एकांकी में लेखक द्वारा बहुत ही जिसको हम कह सकते हैं कि परिपक्वता, परिपूर्णता के साथ उठाया गया है या सामने लाया गया है। फिर है उद्देश्य। उद्देश्य पे हम पहले चर्चा कर चुके हैं। इस एकांकी का उद्देश्य है वो क्या है, हम चर्चा कर चुके हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस एकांकी का उद्देश्य लेखक जो लेकर के चला है वो ये है कि समाज का जो एक वर्ग विशेष है, क्या वो कार्य करना चाहता है वास्तव में, या खाली दिखावा कर रहा है। तो यहाँ समाज के विभिन्न वर्गों में, खासतौर से इसमें निम्न तबका बताया है, जो कि असल में निम्न नहीं बल्कि मध्यम वर्ग है, निम्न मध्यम वर्ग है। वो लोग सरकारी योजनाओं का लाभ लेना भी चाहते हैं और बीच बीच में कहते हैं कि अति पिछड़े, निम्न, इन शब्दों का प्रयोग क्यों किया जाता है। यदि हम निम्न शब्दों का प्रयोग करेंगे तो हम हमेशा निम्न ही रह जाएंगे। और सरकारी योजनाओं का लाभ भी लेना चाहते हैं।
उसके साथ साथ सरकार के द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर भी व्यंग्य किया गया है कि सरकार भी अच्छे कार्यों को उचित तरीके से नहीं करवा पाती है और लोग भी सरकारी योजनाओं का नाजायज लाभ उठा लेते हैं, सही लाभ नहीं उठाते। अप्रत्यक्ष तौर पे हम कहें तो ये कहना ये चाहते हैं कि हम दिखावा करते हैं, पाखंड करते हैं, एक दूसरे का विरोध करते हैं, दूसरे का आगे बढ़ना हम झेल नहीं पाते। यदि एक व्यक्ति पद पे पहुंच गया तो दूसरा चाहता है मैं पहुंचूं, ये क्यों पहुंच गया। तो ये सारी बातें इसमें दिखाई गई है और ये भी बताने का प्रयास किया गया है कि यदि हम जो कार्य कर रहे हैं उसको अच्छी तरह करें तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे कार्य, हमारा दिखावा, हमारे पाखंड ऐसे हैं जो हमको वास्तव में आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक अच्छा उद्देश्य लेकर के लेखक ने असंतोष के माध्यम से, पाखंड के माध्यम से, आडंबरों के माध्यम से, दिखावे के माध्यम से इस तरह से आगे बढ़ाया है कि ये उद्देश्य पूर्ण होता दिखाई देता है। फिर अंत में आते हैं जो सबसे पहले आना चाहिए, शीर्षक। आपने जब शीर्षक पढ़ा है, देखा है, मैंने जब से आपको बताया है, क्या आपके मस्तिष्क पे कोई प्रभाव छोड़ने में सफल हुआ है? पहली दृष्टि में इस शीर्षक ने आपको आकर्षित किया है या नहीं किया है? मेरे को तो किया है। क्या बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ा जो है शीर्षक नहीं है, छोटा है, एकदम छोटा नहीं, लेकिन फिर भी। लेकिन मेरे मन में तुरंत कर दिया कि सवाल, किसका सवाल, कौन सा सवाल, किस विषय के प्रति सवाल। पढ़ूं तो सही एकांकी को, तो सामने आए क्या कहना चाहता है लेखक इस एकांकी में, तो मेरे को आकर्षित करता है। फिर एकांकी का जो है, जो शीर्षक है वो अर्थहीन नहीं होना चाहिए। उसमें प्रयोग में लिए गए शब्द चलन में होने चाहिए। वो दोनों बातें इसमें उपलब्ध है, उपस्थित है। तो हम कह सकते हैं कि इस एकांकी का शीर्षक भी पूरी तरह से सफल है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि एकांकीकार मोहन राकेश द्वारा लिखी गई ये एकांकी, जिसका नाम बहुत बड़ा सवाल है, एकांकी के तत्वों पे खरी उतरती है। तो आप लोग भी इस प्रश्न को हल करिएगा, इस व्याख्यान को बार बार सुनिएगा। उदाहरण देखने हों, जैसे मैंने संवादों के बारे में बताया, कोई घटनाक्रम के बारे में बताया कि इस तरह घटनाक्रम, वो आप उस एकांकी संग्रह में देखिए। इसी के साथ हमारे आज की ये जो आपसी संवाद है यहीं पूर्ण होता है। जय हिंद, जय भारत।